इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में कला ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कला को बढ़ावा देने के लिए खुद अपने घर में ऐसा कर्म कर जाते हैं जिस वजह से उनके घर में कला हमेशा के लिए बन जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है कि एक पत्नी ही अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिस वजह से पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है कि आखिर इस तरह की औरत दुनिया में होती है क्या। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक वहीं से लगभग 25 से 26 किलोमीटर के दूर पर पड़ता है भोजपुर एक कस्बा, और ठीक उसी में ही देवीपुरवा एक मड़ैया गाँव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 17 दिसंबर साल 2021 का ही। तो सुबह का टाइम होता, उसी वक्त देवीपुर मड़ैया का ही अब रहने वाले एक लट्टी सिंह शाह होते हैं। और लट्टी सिंह शाह जो होते हैं सुबह अपने खेत के रखवाली के लिए जो होता है अपने ही गांव के बाहर जाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनट सफ़र तय कर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते पर सोचने लग जाते हैं कि लगभग एक हफ्ते का वक्त निकल गया, अभी तक हमने अपने गेहूँ की फसल की देख रेख नहीं की। आज चलते हैं, उसको देख लेते क्या हाल है हमारे फसल की। और वह पहुंचते हैं, जैसे ही खड़े होते देखते हैं उनका गेहूं का जो नज़ारा होता है वह उनके सामने मन नहीं भाता है, क्योंकि देखते हैं उनके गेहूं के कुछ हिस्से वह ज़मीन पर बिछे हुए थे। उनको अंदाज़ा लग जाता कि हो सकता है जंगल होने की वजह से हमारे गेहूं के खेत में जानवरों का यहाँ आकर गेहूँ का निवाला बना लिया हो। यह सब सोच साझ कर अब साहब अंदर जाते हैं, लेकिन जब देखकर उनकी आंखों पर यकीन नहीं होता है यह जंगल यहाँ पर प्रवेश किए होंगे, क्योंकि गेहूँ जो होता है वह पूरी तरह से ज़मीन पर लिपटी पड़ी होती है। सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ज़मीन पर लिपटी क्यों पड़ी होती है। थोड़ी और अंदर जाते हैं और अंदर फिर जाते हैं, तभी देखते जो मेड़ है उसी मेड़ पर एक व्यक्ति होता है जो डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में औदे में पड़ा होता है। और जैसे ही और लट्टी सिंह शाह देखकर वहीं तुरंत ही चीख पड़ते हैं और अपने गांव की तरफ भागते हैं। गांव वालों को सूचना देते हैं, गांव वाले सूचना पाते हैं, उन्हीं के पीछे उन्हीं के खेत में आते हैं। वह भी नज़ारा देखते हैं और वहीं पर वह भी सोच फिर में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह व्यक्ति है कहाँ के। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब भोजपुर में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी और राजीव शर्मा जैसे ही खबर पाते हैं तो इस चीज़ की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। बड़े अधिकारी भी सूचना पाते हैं और यहाँ पे तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद राजीव कुमार सिंह शर्मा बिना टाइम गंवाए वह उसी घटना पर पहुँचते हैं जहाँ पर इधर लट्टी सिंह शाह का खेत होता है। लेकिन देखते हैं गाँव वालों का तो जमावड़ा लग चुका है। अंदर दाखिल होते देखते एक व्यक्ति जो औदे में पड़ा हुआ है, उसका पूरा जो शरीर होता है वह खून से लटपट होता है। शरीर पर कई जगह के चोट मोच के निशान होते हैं। डेड बॉडी को पलटा जाता है। जो सिपाही होते हैं वो डेड बॉडी को चेक करना शुरू कर देते हैं। तो जेब की तलाशी लेते हैं, उसी जेब में लगभग 300 रुपये निकलते हैं जो 10-10 के नोट होते हैं, और साथ में बीड़ी का बंडल और साथ में एक माचिस निकलता है। पुलिस की जो टीम होती है यह जानना चाहती है कि आखिर यह व्यक्ति था कहाँ का और यहाँ आया कहाँ से। पुलिस की टीम वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं कर पाता। सभी के मुंह में तरह की बातें होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि यह व्यक्ति जो होता है इस गांव के तो रहने वाला नहीं है, कहीं बाहरी वाला व्यक्ति होगा। इसलिए पुलिस की टीम वहाँ फोरेंसिक टीम का इंतजार करती है। कुछ मिनट बाद फोरेंसिक टीम आ जाती है, अपने हिसाब से कुछ साक्ष्य जुटा लेती है। जुटाने के बाद अपने काम पे तुरंत ही लग जाती है। अब पुलिस की टीम फ़ोटो खींचती है। खींचने के बाद जो होता है डेड बॉडी का दोबारा मुआयना करती है। देखती है गले पर किसी काले निशान होता है। पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है गले का उपयोग करना किया गया हो। और पुलिस की टीम वहीं पंचनामा भरती है और उठा के अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है।
इधर पुलिस की टीम अज्ञात लाश मानकर मुकदमा दर्ज कर लेती है और अपने थाने आती है। अपने थाने आने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी अब इधर राजू शर्मा जो होते हैं तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं, अपनी टीमों का गठन करते हैं। गठन करने के बाद इस केस की छानबीन के लग जाते हैं। सबसे पहले उनका मकसद होता है कि आखिर यह व्यक्ति था कहाँ का और आया कहाँ से। और इसलिए पुलिस की जो टीम खबरी भी लगा देती है और उनके पास फ़ोटो चला जाता है और फ़ोटो को पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अपने जितने भी मार्केट होते पास उनमें चप्सा करवा देती है और कुछ सिपाही को वही फ़ोटो पकड़ा देती है और गांव-गांव जाकर वही फ़ोटो दिखाना शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी राजू शर्मा जो होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पुलिस कांस्टेबल और थानों का नाम लिस्ट होते हैं उसी में उस फोटो को शेयर कर देते हैं ताकि अगर कहीं भी कोई व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो तुरंत इसकी सूचना हमें मिल जाए। अब पुलिस का जो मेहनत होता है बड़ी जल्दी रंग लाता है। कुछ ही घंटों के अंदर उसी समय राजू शर्मा के पास एक कॉल आता है। पता चलता है कि ठीक कल के ही दोपहर का वक्त होता है। उसी वक्त इधर जिस व्यक्ति की डेड बॉडी उस जंगल में मिला हुआ था उस मृतक के पिता इनकबे हसन आते हैं। कहते कि साहब हमारा जो बेटा है वह बेटा आज दिन भर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका नाम होता है हसन। और पुलिस की टीम जैसे पता पाती है, पता पाने के बाद पुलिस की टीम बिना टाइम गवाए जो ठीक अहमद हसन के ठीक पते पर जो उसी भोजपुर के ही एक मनिहार मोहल्ला पड़ता है वहीं पर पहुंच जाती है और पहुंचती उसके परिवार वालों को सूचना देती है और परिवार वाले सूचना पाते हैं। वहीं पर उसकी अपनी पत्नी भी होती है इधर अफसाना उर्फ सोनम। जैसे खबर पाती है तो अपने दोनों बेटियों को लेकर वहीं दहाड़े मारकर और चिल्ला पड़ती है। पुलिस की जो टीम होती है वहीं थाने लाती है और लाने के बाद पुलिस की टीम फ़ोटो दिखाती है और फिर अपने साथ उसी मोर्चरी में ले जाती है। और सोनम और साथ में इधर अब्बू और साथ में इनबे हसन जैसे देखते हैं तो फिर वहीं अस्पताल में दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन सोनम का जो चेहरा होता है थाना प्रभारी बड़े ध्यान से लगते हैं, उसके चेहरे को बड़े ही इत्मीनान से देखते हैं कि उसका जो दुपट्टा होता है उसके चेहरे पर होता है। लेकिन उसके आंसू देखकर थाना प्रभारी को शक हो जाता है और इसी शंका की वजह से पुलिस की टीम वहाँ अपने थाने में बैठाती है। और बैठाने के बाद इधर पुलिस की टीम अब सोनम से थाने में पूछताछ करने लग जाती कि आखिर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम्हारे पति का किसी के साथ दुश्मनी है। सोनम कहने लग जाती कि नहीं साहब, हमारे पति का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बस सिर्फ इतना था कि वह शराब के आदी थे, मन मुताबिक शराब पीते थे। हाँ, हो सकता है उनका कोई शराब का दोस्त हो, वही मिल गया हो, उनके साथ ऐसे कारनामा को अंजाम दे गया हो। थाना प्रभारी सोनम की बात को जब सुनते हैं तो सुनकर उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए पुलिस की टीम समझा बुझाकर इनकबे हसन और साथ में सोनम को विश्वास दिलाते हैं और अपने घर वापस भेज देते हैं। पुलिस के मुखबिर भी होते हैं, वह लग जाते हैं कि आखिर सोनम और साथ में इधर अहमद हसन के बीच क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता सही था, इनके बीच कभी रिश्ते पनपे भी या नहीं पनपे। इसी चीज़ की जानकारी लिए खबरी भी लग जाते हैं और गांव में जाते खबरी अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो खबरी के सामने बड़े चौंकाने वाली बात निकल आते। वही बात लेकर इधर बिना टाइम गंवाए वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं लग जाते कि साहब असल में ठीक उसी मनिहार मोहल्ले का ही रहने वाला होता है एक परवेज, जो खूबसूरत हैंडसम लड़का भी है। और उसी का इधर अहमद हसन की जो अपनी पत्नी होती है सोनम के साथ काफ़ी महीनों से अफेयर चल रहा है और इसकी जो भनक होती है हमें कुछ उसके हितैषी के द्वारा पता चलता है। यह बात जैसे थाना प्रभारी राजीव शर्मा सुनते हैं तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं, समझ जाते हैं मामला क्या हो सकता है। तो अपनी टीम को लेते हैं, सोनम के पास जाते हैं और उसको अपने पास थाने में ले आते हैं। उससे कुछ पूछताछ किया जाता है लेकिन सोनम कहने लग जाते कि साहब हाँ, हमारा परवेज के साथ बस सिर्फ दोस्ती तक का ही रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता, इसके अलावा कुछ नहीं रिश्ता है। हमारे पड़ोसी इस रिश्ते को देखकर काफ़ी जलते हैं। थाना प्रभारी बड़े ध्यान से सोनम की बात सुनते हैं, उसकी बातों को पकड़ लेते हैं कि आखिर इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इसलिए पुलिस की टीम सोनम और साथ में परवेज़ की पूरी बैकग्राउंड जानने के लिए लग जाती है। तभी पता चलता है परवेज़ जो होता ठीक थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है। एक मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, बिजली डिपार्टमेंट में रहा करता था और यहीं पास आकर एक कुछ महीने पहले दुकान खोल लिया करता था और उसी दुकान में आकर रहा करता था और इधर सोनम के घर आना जाना लगा देता है, जिसकी वजह से पड़ोसियों को शंका होता है। इसी शंका की वजह से इधर इनके रिश्ते पनपे हुए होते हैं और इनके घर में कई दिनों से पति और पत्नी के बीच झगड़े तकरार चलते थे। थाना पर बड़े ध्यान से मुखबिर से बात सुन लेते, समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। पुलिस की टीम दोबारा जाती है इधर सोनम और साथ में परवेज़ को ही उसके ही घर से धर दबोच से थाने लाती है और थाने में ही इधर खुद सोनम को बैठाया जाता है, पूछा जाता है कि आखिर जब हम तुमसे यह बात पूछ रहे होते तो आखिर तुमने खरा जवाब क्यों दिया कि हमारे पति की हत्या कुछ कोई अपना करीबी कर सकता है। आखिर तुम्हें कैसे पता था कि कोई करीबी कर सकता है, हमें शंका कहीं तुम्हारे अंदर तो कोई बात दबा कर नहीं रखी हो। यह बात सुनती है सोनम चौंक से जारी करने लग जाती है, साहब हम अपने पति के साथ ऐसा क्यों करेंगे, हमारे अपने 2 बच्चे भी हैं, बेटियां हैं वो दोनों, आखिर वह कहाँ जाएंगे। थाना प्रभारी सोनम की बात को सुनते हैं, उनको भी
यकीन होने लगता है। लेकिन थाना प्रभारी के मन में शंका तो बैठा ही रहता है कि जरूर सोनम कुछ ना कुछ राज छुपा रही है। और पुलिस की टीम अपनी मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है और अपनाती है तो सोनम जो थी पुलिस की बातों में उलझ सा जाती है, करने लग जाती है कि साहब हमें नहीं पता यह सब कैसे हो गया। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहीं पर सामने बैठे आई इधर परवेज़ को होती है। परवेज़ का चेहरा पुलिस की टीम लगती है, उसके शंका, अब उसके चेहरे को देखकर पुलिस को शंका होने लगता कि परवेज़ कुछ ना कुछ राज छुपा रहा है। पुलिस की टीम उसको दूसरे कमरे में ले जाती है और उसके सामने ही खुद उससे कुछ सवाल जवाब करती है। और जैसे ही परवेज़ सवाल जवाब सुनता है तो उस समय पुलिस की बातों में उलझ जाता, कहने लग जाता कि साहब हमारा जो होता है अहमद के घर तो आना जाना था, हमारा खुद का बिजली विभाग का काम हुआ करता था, हमारा छोटा मोटा दुकान होता था, हम गांव में किसी के बुलाने पर चले जाया करते। ठीक ऐसा ही हमारा ही रिश्ता जो होता है इधर अहमद हसन के घर से बना हुआ था। और कभी भी अगर काम होता था तो उनके घर चले जाते थे और सामान का सिर्फ पैसा लेते थे साहब, और इसके अलावा कुछ पैसा नहीं लेते थे। पुलिस समझ जाती कि बस करो, इसका जो चाल चबाव है कुछ अलग ही बयां कर रहा है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है बस तुम इसी पैसे का फ़ायदा उठाकर उसकी पत्नी के साथ रिश्ता रखे थे। यह बात सुनता है तो परवेज़ चौक से जाता, कहने लग जाता नहीं साहब हमारे पड़ोसी वाले हमसे खुद जलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी मदद जो होता है इधर अहमद हसन पत्नी होते सोनम का कर दिया करते थे। थाना प्रभारी सुनते कहने लग जाते कर नहीं दिया करते थे, तुम इधर अहमद हसन की गैर मजदूरी का फ़ायदा उठाते थे और हमें पता है और साथ में यकीन भी है। यह बात सुनता तो अहमद हसन चौक से जाता। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस अब झूठ पे झूठ बोलना इसका जारी रहेगा। वहीं राजीव शर्मा जो होते हैं अपने कांस्टेबल को इशारा देते हैं, कांस्टेबल तुरंत ही सख्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती दिखाते हैं तो इधर परवेज़ पुलिस के सामने भीगी बिल्ली बन जाता और बिना किसी अब सख्ती आगे दबाव के टूट जाता, करने लग जाता क्या करे साहब, अहमद हसन की मजबूरी की वजह से हमने जो होता है खुद उसको ही रास्ते से उसकी जो अपनी पत्नी होती है सोनम के सहारा लेकर इस दुनिया से हटा दिया, क्योंकि सोनम यह ज़िंदगी और यह जिल्लत भरी ज़िंदगी अब नहीं जीना चाहती थी। पुलिस की टीम सुनती है तो सोनम को लाती है और उसी समय परवेज़ के सामने खड़े कर देती है। सोनम भी सारी बात सुनती है, वो अब पुलिस के सामने अब बिना किसी दबाव के दोनों एक साथ मिलकर सच्चाई का बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताते इसे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। असल में उत्तराखंड का ही जाना माना शहर पड़ता है बिलासपुर, और उसी का रुद्रपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव की रहने वाली होती है सोनम उर्फ अफसाना, जिसके अपने माता पिता भी होते हैं, अपना एक भाई भी होता है। लेकिन जैसे ही सोनम शादी के दहलीज पर पहुंचती है, ठीक 10 साल पहले उसके जो अपने अब्बू होते हैं, सोनम की जो शादी होती है ठीक आकर इस उत्तर प्रदेश के ही भोजपुर का जो कस्बा पड़ता है उसी कस्बे का ही महिराना मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले का ही रहने अहमद हसन जो होता है पेशे से एक पिकअप ड्राइवर था। उसके पास ठीक ठाक पैसे आते थे। लेकिन जैसे इधर जाकर सोनम के अब्बू को खबर लगता है, सोनम के अब्बू जो होते हैं ठीक 10 साल पहले जाकर अहमद हसन के साथ सोनम की शादी करवा देते हैं। सोनम देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी, एकदम स्वभाव की भी सीधी सादी भी होती है। और सोनम अपने पति अहमद हसन को पाती है तो अपनी ज़िंदगी को बड़े ही सौभाग्यवान समझती है। अब दोनों की ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर अहमद हसन अपने एक ड्यूटी पर निकल जाया करता था, क्योंकि पिकअप का एक ड्राइवर होता था और इसीलिए दिन भर घूमा घामा करता था और शाम को अपने घर ज़रूर वापस आ जाया करता था। और उसी की वजह से उसके घर का जो पारिवारिक खर्चा होता ठीक ठाक चल पाता था। लेकिन कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीने के बीच होता है इधर सोनम अपने परिवार में कुछ कला करवा देती है, जिसकी वजह से सोनम के जो अपने सास ससुर होते हैं उसी समय अहमद हसन को एक नया कमरा देते हैं। उसी में जाकर सोनम और साथ में अहमद हसन रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर सोनम की 2 बेटियां हो जाती हैं। अब दोनों बेटियों के साथ अपनी ज़िंदगी तो गुजारने लग जाती है। लेकिन दोनों बेटियां जैसे ही पढ़ाई की दहलीज पर पहुँचती है उसी समय दोनों बेटियों को दाखिला जो होता है एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल होता है उसी में जाकर अब सोनम अब करवा देती है। इधर सुबह का जैसे टाइम होता है तो अहमद हसन जो होता है अपने ही काम के लिए सुबह निकल जाता और शाम को लौट आता और दिन पर घर पर पड़ी जो होता है बोर होना शुरू कर देती है। लेकिन कैसे ना तैसे तो रात तो गुजर जाता था, लेकिन दिन भर बोरियत जो होता सोनम को जीने के लिए मजबूर कर देती है। तभी उसकी जो नज़र होता है वह नज़र अपने ही जो प्लाट होता है उसी प्लाट में एक खाली दुकान होता है, उसी दुकान एक खाली मकान होता है, उसी मकान में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होता है। उसी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान का मालिक होता है परवेज़ के अपने माता पिता भी होते, वह पढ़ा लिखा भी होता है। लेकिन जैसे ही परवेज़ का ठीक 19 साल का उम्र होता है उसी भी उसके माता पिता जो होते खुद अपने पैसे की बदौलत जाकर परवेज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खुलवा देते हैं और बिजली विभाग में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब करने लग जाता तो उसी भी जब भी गाँव में किसी का घर में लाइटिंग ख़राब हो जाता ठीक ठाक करने के लिए वहाँ पर अब परवेज़ चला जाया करता था।
धीरे धीरे परवेज़ जो था काफ़ी लोगों के दिलों में राज कर जाता है। तभी इसी बीच अहमद हसन के घर भी परवेज़ का आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से जब भी कभी भी परवेज़ के घर में किसी लाइटिंग की प्रॉब्लम होती, ठीक करने के लिए परवेज़ पहुंच जाता। लेकिन तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता, उसी बीच परवेज़ जो होता है जैसे ही अहमद हसन घर से निकलता है तो उसी वक्त परवेज़ के पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं होता, वह खुद इधर अहमद हसन की अपनी पत्नी होती है सोनम। फ़ोन करती है कि हमारे जो किचन का जो लाइटिंग है वह ख़राब हो गया है क्योंकि रात गर्म नहीं हो रहा है। यह खबर जैसे ही परवेज़ पाता है दोपहर के टाइम में घुसने के बाद वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन जैसे सोनम को देखता है कि वह नाइटी में है तो देखकर वहीं दीवाना सा हो जाता है और सोनम को ठान लेता है कि हमें पाना पड़ेगा, चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े। और उसी दिन से भाभी का रिश्ता बना लेता, हंसी मजाक करना शुरू कर देता। जब भी अपने ही इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे रहता तो मौका निकालता सोनम के घर पहुंच जाता, हंसी ठिठोली लेकर बातें करना शुरू कर देता। लेकिन सोनम जब भी मौका पाती खुद अपने दिल को बहलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठ जाती और ग्राहक ना देखकर खुद जो होता इधर परवेज़ सोनम से हंसी ठिठोले वाला बातें करने लगता। दोनों के बीच करीबी आ जाती है, दोनों एक दूसरे के चाहना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच परवेज़ को लगने लगता है कि हमारे दिल की जो रानी है या खुद सोनम बन रही है और सोनम को पाने के लिए हथकंडे अपनाना शुरू कर देता। तभी एक दिन जैसे ही सुबह का टाइम होता देखता है कि उस समय जो था अहमद हसन अपने ड्यूटी के लिए निकल चुका है, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके होते हैं। अब परवेज़ निकलता अपना दुकान बंद करके तुरंत ही अहमद हसन के घर में घुसता, देखता जो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, सोनम वहीं पर स्नान कर रही होती है। और इस अवस्था को देखकर एकाएक परवेज़ की आंखें चौधिया आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही पीछे जो नज़र होता है सोनम का पहुंचता है तो परवेज़ के ऊपर देखकर तुरंत कह देती है कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। इशारा पाता है, वैसी बाथरूम में घुसता, इसके बाद वहीं पर संबंध बना देता। और संबंध का जो तृप्त होता है सोनम को कुछ आभार दे जाता है कि पति की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद पति का जो दर्जा होता है उसी दिन से परवेज़ को दे देते। और यह रिश्ता जो था बेधड़क परवेज़ और साथ में सोनम के बीच चलने लग जाता। जब मौका मिलता, मौका मिलने के बाद सोनम भी कभी कॉल कर देती और मौका मिलने के बाद इधर परवेज़ भी दुकान बंद करके सोनम के घर में घुसता था, बेडरूम में रिश्ते को अंजाम दे देता। अभी यह सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है आज पुलिस के कान में पहुँचना शुरू हो जाता। पहुँचने की वजह से अहमद हसन के अब्बू को भी लग जाता है। लगने की वजह से उसके अम्मी अब्बू सतर्क हो जाते हैं और इधर अपने बहू अपने बेटे को काफ़ी समझाते बुझाते हैं कि बेटा इधर जो था परवेज़ का घर में आना जाना बंद कराओ। लेकिन जैसे यह खबर उस वक्त अहमद हसन पाता है, सतर्क हो जाता है, तो बिना किसी के कहे वही जो होता है अहमद हसन जाता है परवेज़ को उसी समय अपना मकान खाली कराने के लिए बोल देता है। और परवेज़ जो होता है उस मकान को खाली कर देता है। लेकिन अहमद हसन के दिल को तसल्ली मिल जाता है कि चलो परवेज़ नहीं रहेगा तो आज के बाद हमारे घर में कलह नहीं होगा। परवेज़ तो चला जाता है लेकिन कुछ दिन शांत रहता है। लेकिन दोबारा इधर खुद सोनम जो होती है परवेज़ के पास फ़ोन करने लग जाती है। अब परवेज़ को भी राहत नहीं होता, परवेज़ मौका तलाशी करता है। लेकिन जैसे ही सोनम पता पाती कि हमारा पति ड्यूटी पर चला गया, बच्चे स्कूल में चले गए हैं, तो तुरंत ही परवेज़ के पास फ़ोन कर देती। परवेज़ मौका निकाल कर सोनम के बेडरूम में आता, फिर रिश्ते को अंजाम दे देगा। यह रिश्ता अब चलने लग जाता है। लेकिन जब चलने लग जाता दोबारा इसकी खबर जाकर पड़ोसियों के तहरीर पर जाकर अहमद हसन को लग जाता। अहमद हसन पाता है उस समय भन्नास आ जाता है, अपनी पत्नी से आकर इस बारे में जिक्र करता है। तो वह कहने लग जाती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता है, हमारे बात पर विश्वास करो क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारे खूबसूरती को और साथ में तुम्हारे धन दौलत को धोकर बहुत जल रहे हैं, हमारे बीच दरार डालना चाहते, इसलिए तुम सतर्क हो जाओ। यह बात तो समझता है लेकिन अपने दिल को तसल्ली नहीं दे पाता है। अहमद हसन सोच लेता है कि जो पड़ोसी हमारे कान में बात रखी है वह पूरी तरह से सही हो गए और उसी दिन से ठान लेता है कि हम इसको सच्चाई सामने लाएंगे चाहे जो करना पड़े। लेकिन अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए पास शराब का ठेका होता, वहीं पर जाता, पैर लगाता, अपने घर आता और तुरंत ही जाकर परवेज़ के बारे में अपनी पत्नी से जिक्र करता। लेकिन जब तो तलाक करती उसी वक्त उसी परवेज़ की बात को लेकर अपनी पत्नी सोनम की पिटाई भी कर देता और सोनम की बार बार पिटाई का सिलसिला जो होता इधर अहमद हसन शुरू कर देता। जब भी शाम के टाइम आता शराब की लत में आता और वहीं पर सोनम की पिटाई कर देता। यह सिलसिला चलने लग जाता है। लेकिन सोनम के दिल में ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि कभी भी परवेज़ को अपने दिल से निकालना नहीं चाहती थी। इसीलिए ठान लेती है कि हमें चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े, हमारे साथ चाहे जितनी जिल्लत हो, हम परवेज़ का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब भी इधर अहमद हसन घर लौटता शराब की नशे में लौटता और परवेज़ का नाम लेकर पिटाई ज़रूर कर देता। तभी एक दिन पिटाई होते ही इधर सोनम परेशान हो जाती है और इसी परेशानी की जो शिकायत होती है अब जाकर खुद दूर करने के लिए परवेज़ को हिदायत देती है। लेकिन परवेज़ जोता करने लग जाता है कि आगे मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जब भी इधर मौका पाता अहमद हसन पिटाई ज़रूर कर देता और अपने दिल की दुखड़ा लेकर
परवेश के पास पहुंच जाती। परवेश इधर काफ़ी बार सुनकर परेशान हो जाता। तभी एक दिन फिर शाम के टाइम जैसे ही सोनू का पिटाई होता है, पिटाई होने के बाद परवेश पर पहुँचती कहने लग जाती है कि अब हम दर्द भरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, इसीलिए हमारे रास्ते से हमारे पति को हमेशा हमेशा के लिए हटाओ, ताकि हमारा दुखड़ा हमेशा के लिए शांत हो जाए और हम जाकर तुम्हारे साथ शादी कर सकें। यह बात सुनता है परवेश खुश हो जाता, कहने लग जाता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो तुम्हारी इस बात को पहले से ही सुनने के लिए बेताब खड़े हुए थे। यह बात जैसे ही उधर सोनम सुनती है, सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता कि हमारा प्रेम हमारे पास भी पूरी तरह से आ गया है और दोनों मिलकर शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और उसी दिन से इधर सोनम और परवेश दोनों एक खतरनाक षड्यंत्र रचते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत अपने प्लान का आने का अच्छे से दिन का इंतजार भी करते हैं। और तभी ठीक 16 दिसंबर साल 2000 अब जैसे ही 21 का शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त जुमा का दिन भी होता है, जिसकी वजह से अहमद हसन छुट्टी लेकर अपने घर पे बैठा होता है। तो शाम के टाइम लगभग 5 बजे के आसपास अपने घर से सामान लेने के लिए अपने ही मार्केट चला जाता है। और जैसे मार्केट में घूमने लगता है तो उसी बीच मार्केट में खड़ा हुआ परवेश मिल जाता। परवेश जैसे ही अहमद के ऊपर नज़र फेरता, देख लेता, करीब जाता है, समझ जाता आज हमारे पास अच्छा सा मौका, खड़ा हो जाता, कहने लग जाता कि दोस्त कैसे आज छुट्टी पे हो। अहमद हसन कह देता हाँ आज हमारी छुट्टी है और आज त्यौहार भी है, तुम्हें पता है, हम जा रहे हैं घर के लिए सामान लेकर। परवेश कह देता आज हम भी छुट्टी है। उधर अहमद कह देता तो हम क्या करें, तो मेरा छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाओ। परवेश कह देता नहीं, हम इस छुट्टी का भरपूर फ़ायदा तुम्हारे साथ उठाएंगे और चलेंगे पास, अपने पैसों से काफ़ी सारे शराब की बोतलें लेंगे और पिएंगे और मौज उठाएंगे और शाम को तो अपने घर चले जाना। अहमद हसन सुनता कहने लग जाता है हम नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। और बार बार एक ही जिद लगाकर उधर परवेज अहमद के सामने बैठ, जिसकी वजह से अहमद मजबूर हो जाता, कहने लग जाता कि ठीक है चलो, अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ तैयार है। और वहीं पर माफ़ी मांगते हुए परवेश यही बात लगाना शुरू कर देता, जिसकी वजह से यकीन कर बैठता है। और वहीं परवेश दोबारा कह बैठता कि चलो अगर हमें शराब पीना है तो हम यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक भोजपुर चलेंगे, वहाँ जो शराब का ठेका है वही लेंगे और फिर दूर जाकर कहीं झाड़ियों में पिएंगे, ताकि किसी को अब हमारे बारे में भनक ना लगे। यह बात सुनकर अहमद हसन को भी यकीन हो जाता कि जो करा पूरी तरह सही करा, हमें गांव के बाहर पीना चाहिए। और वहीं परवेश की बात इधर अहमद हसन मान लेता है और तुरंत ही अहमद हसन परवेश को अपने साथ लेकर भोजपुर जाता है। जो शराब का ठेका होता है वहीं से काफ़ी सारे शराब की बोतलें लेता है, एक झोला तो उसी में रख लेता है और पास एक गिमटी होता है, उसी में जाकर बीड़ी के बंडले और साथ में माचिस और कुछ खोखे लेता है, उसी में रख लेता है, खाली गिलास भी लेता है और लेकर अपनी स्कूटी पे आता है। फिर वहीं इंतजार करता है अहमद हसन आता है, तुरंत ही स्कूटी का जो हैंडल होता है हैंडल खुद परवेश पकड़ लेता है और पीछे वाले जो सीट होता है उसी पे अहमद हसन बैठ जाता है, स्कूटी चलाना शुरू कर देता है। और ऐसे चलाते चलाते थे मटियारा के और साथ में वहीं पास होटल पड़ता है, होटल पर बैठ कर टाइम स्पेंड करते, फिर वहाँ से स्कूटी पर बैठ कर अहमद हसन साथ में परवेश निकल जाते हैं। और जैसे निकलते हैं कुछ दूर सफ़र तय करते हैं, ठीक उत्तरी दिशा में जाने लग जाते हैं। ऐसे जाते जाते और जैसे देवी पुरवा की मड़ैया जो पास जो जंगल होता है उसी के करीब पहुँचते हैं, देखते सुनसान रास्ता हो गया। तो परवेश के मन में वहीं तुरंत ही खतरनाक जो प्लान होता है वह काम कर जाता है, अपनी स्कूटी ले जाता है, उसी जंगल की तरफ बढ़ाता है। वहीं जंगल में एक सुनसान रास्ता देखकर वहीं रोक देता है और इधर अहमद हसन को अपने साथ लेता है और वही झोला लेकर तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ सुनसान जगह देखकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर इधर एक के बाद एक पैक बनाना परवेश शुरू कर देता है। और जो पैक होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैक उसी वक्त अहमद हसन लगाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद एकदम नशे में बेसुध हो जाता है, लेकिन जैसे अहमद हसन खड़ा होता है उस समय ज़मीन नहीं छोड़ पाता और जैसे ही हाथ लगाता परवेश तुरंत ही ज़मीन पकड़ लेता। वह समझ जाता कि अच्छा सा टाइम आ गया है। तभी उसी बीच उसको खींचता हुआ जो पास एक गेहूँ था उसी गेहूँ के खेत में ले जाता है, देखता है कि पास कोई भी यहाँ नज़ारा नहीं देख रहा। जब समझ जाता है कि ये अच्छा सा मौका दिख रहा, उसके सीने पर चढ़ जाता। चढ़ने के बाद उसका वहीं गला दबाकर हत्या कर देता। अपने जेब से तेज तरार हथियार निकालता, उसी हथियार से बेरहम तरीके से वार करता। समझ जाता सारा काम हो गया है। फिर स्कूटी लेता, अपने गांव की तरफ जाता है। रास्ते में स्कूटी खड़ा करता है, तुरंत ही अपनी जो प्रेमिका होती है सोनम को खबर दे, हमने तुम्हारी जिल्लत भरी से ज़िंदगी से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया और हम दोनों मिलकर कुछ दिन बाद जब मामला शांत होगा जाकर एक मस्जिद में रीति रिवाज के साथ निकाह कर लेंगे। यह बात सोनम सुनती है, एकदम उसकी खुशियों का लहर आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता, सोनम और साथ में परवेज के तहरीर पर पुलिस की टीम और साथ में परवेज और साथ में सोनम के जितने भी अपने खेतैसी होते हैं सभी लोग सन्न हो जाते हैं, एकदम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर अहमद हसन की जो अपने पिता होते हैं, साथ में उसकी मम्मी, साथ में वह भी दंग सा रह जाती है कि आखिर वह अपनी 2 साल की पोती को लेकर कहाँ जाएंगे।
लेकिन मजबूरीवश दोनों पोतियों को जो थे अहमद हसन के अम्मी अब्बू रख लेते हैं। इधर पुलिस की जो टीम होती है परवेज़ और साथ में अफसाना उर्फ सोना को पुलिस की जो टीम होती ले जाती है वहाँ की कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप अभी से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो पार्ट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए वक्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।